गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री बालाजी नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है इस क्लास का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। तो जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आज का जो क्लास है हमारा वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास रहने वाला है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने लेटर ऑन जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन, और उस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहने वाला है वो है इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर न्यू बॉर्न केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यू बॉर्न केयर। और इस न्यू बॉर्न केयर के बारे में मैं बता दूं, ये जो न्यू बॉर्न केयर रहता है ये बच्चे का न्यू बॉर्न केयर जब बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ की इमीडिएट ये जो केयर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो न्यू बॉर्न केयर की हम बात कर रहे हैं, ये जो न्यू बॉर्न केयर है ये बर्थ के बाद ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसी न्यू बॉर्न केयर से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि क्या ये जो न्यू बॉर्न केयर होता है। तो हम बात कर रहे हैं ये जो आपका न्यू बॉर्न केयर है, ये न्यू बॉर्न केयर बर्थ के इमीडिएट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। चलिएगा हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी क्लास चल रहा है अच्छे से। शिवानी एंड ममता दोनों को वेरी गुड इवनिंग। क्लास चल रहा है अच्छे से, कोई वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ ऐसा है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज डाल दीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इस न्यू बॉर्न केयर में, वो रहने वाला है, हम बात करें न्यू बॉर्न केयर की। और इसी न्यू बॉर्न केयर का जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अरे वो कौन सा है, सक्शनिंग। हम किसकी बात करेंगे, सक्शनिंग की बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो सक्शनिंग है, ये सक्शनिंग क्या होता है, ये जो सक्शनिंग है, ये सक्शनिंग क्या होता है, और हम बच्चे की सक्शनिंग क्यों करते हैं, बर्थ के बाद हम बच्चे की सक्शनिंग क्यों करते हैं। क्लियर? और ये जो सक्शनिंग हम क्यों करते हैं, ये सक्शनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कि ये जो बच्चा है इस बच्चे को एस्पिरेशन से क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। इसलिए हम बच्चे की क्या करते हैं, अरे बच्चे की क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। और ये जो सक्शनिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ये सक्शनिंग इंपॉर्टेंट है और इसी सक्शनिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी डाउट है क्या? अरे कोई वॉइस के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से बताइएगा, फिर हम क्लास को शुरू करें। तो देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं सक्शनिंग का। तो क्या होता है सक्शनिंग, अरे क्या होता है सक्शनिंग, और ये जो सक्शनिंग हम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम सक्शनिंग करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्शनिंग के रिगार्डिंग। तो देखिएगा क्या होता है सक्शनिंग।
सक्शनिंग का जो मतलब रहता है, अरे सक्शनिंग का जो मतलब रहता है वो होता है कि हम क्या करना है, रिमूवल ऑफ सक्रीशन। अरे सक्शनिंग क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ सक्रीशन, कि ये जो सक्रीशन है उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूवल ऑफ सक्रीशन और किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ, अरे किसकी हेल्प लेनी है हमने, मैकेनिकल सक्शन डिवाइस। अरे किसकी हेल्प लेनी है, मैकेनिकल सक्शन डिवाइस। अब देखिएगा ये जो सक्रीशन है, ये सक्रीशन कौन सी है, ये सक्रीशन है हमारी जो बॉडी है उसके इनसाइड प्रेजेंट जो है। क्लियर। तो फर्स्ट जो हमने सक्शन करना है, अरे वो किसको करना है, अरे फर्स्ट किसको करना है, माउथ का, और सेकंड किसको करना है हमने, नोज का। ये हमने याद रखना है कि ये जो फर्स्ट सक्शन है वो हमने किसका करना है, माउथ का करना है, और सेकंड सक्शन है जो हमने किसका करना है, नोज का करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये जो है इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि जो फर्स्ट सक्शनिंग है वो किसको करते हैं, माउथ को करते हैं, और सेकंड जो सक्शनिंग है वो हमने किसको करना है, नोज को करना है। अरे आई बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट वन है कि ये जो सक्शनिंग है, ये सक्शनिंग हम क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं कि ये जो सक्शनिंग है, ये सक्शनिंग हम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम इस सक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो सक्शनिंग को करने का कारण जो रहता है, इस सक्शनिंग को जो करने का जो कारण रहता है, हम बात करें सक्शनिंग का। और ये जो सक्शनिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सक्शनिंग में से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो हर बार एग्जामिनर पूछता है। तो ये जो सक्शनिंग, हम सक्शनिंग क्यों करते हैं, हम बात करें सक्शनिंग का पर्पस, हम बात करें ये जो सक्शनिंग है इसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस रहने वाला है सक्शनिंग का। तो पहले ही जो इसका पर्पस है वो है टू क्लीन एयरवे। इस सक्शनिंग से हम क्या करते हैं, एयरवे को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। दूसरा क्या है, जब हमने इस एयरवे को क्लीन कर दिया, अरे एयरवे था, इस एयरवे में सक्रीशन भरा हुआ है, हमने क्या किया, उसको सक्शन डिवाइस के थ्रू क्या कर दिया, उसको क्लीन कर दिया। तो जब क्लीन कर दिया तो क्या हुआ, ये जो एयरवे था उसको हमने क्लीन कर दिया, तो उसके अंदर पहले सक्रीशन भरा हुआ था, उस सक्रीशन को हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, ये जो आपका एयरवे है, ये जो एयरवे है वो क्या हो गया, मेंटेन। तो सेकंड क्या रहता है, टू मेंटेन एयरवे। तो हमने क्या किया, इस एयरवे को क्या कर दिया, हमने मेंटेन कर दिया। पहले ये एयरवे था कैसा था, ब्लॉक था, इसके अंदर सक्रीशन भरा हुआ था, हमने क्या किया, इसको मेंटेन कर दिया। नेक्स्ट जो पर्पस क्या है, अब ये देखो हम बात करें, ये एयरवे, ये आपका एयरवे है, क्लियर। अब इस एयरवे के अंदर क्या था, इस एयरवे के अंदर आपका क्या भरा हुआ है, ये सक्रीशन भरा हुआ है, ये यहाँ पर एयरवे के अंदर सक्रीशन भरा हुआ है। हमने क्या डाला इसके अंदर, एक सक्शन डिवाइस का जो कैथेटर डाला, और क्या किया, ये जो आपका एयरवे है इसका जो सक्रीशन है ये इसके अंदर भरा हुआ था, हमने क्या किया, इसको क्लीन करना शुरू किया। जब ये क्लीन हो गया तो क्या हुआ, आपका जो एयरवे है वो कैसा हो गया, मेंटेन हो गया, यस और नो। अब पर्पस क्या आएगा, मैं आपको जो पर्पस है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताऊंगा और आपको याद करने में आसानी रहेगा कि एयरवे को हमने क्लीन किया, उसके बाद एयरवे कैसा हो गया, मेंटेन हो गया। पहले ब्लॉक पड़ा था, इसके अंदर सक्रीशन बढ़ा हुआ था। अगर हम इस सक्रीशन को बाहर ना निकालेंगे, अगर इस सक्रीशन को हम बाहर ना निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो सक्रीशन है ये अंदर इकट्ठा पड़ा था, इसके अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, फिर आगे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्लियर। ये बैक्टीरिया आगे जाके क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट जो पर्पस आता है वो आता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। किससे प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन।
अब देखिएगा एयरवे को हमने क्लीन किया, एयरवे को मेंटेन हो गया और इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या पर्पस रहता है? नेक्स्ट वन पर्पस रहता है डायग्नोस्टिक पर्पस। अरे हम डायग्नोस करने के लिए भी क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक पर्पस। और डायग्नोस्टिक कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, स्पूटम सैंपल। तो इसकी हेल्प से हम जो स्पूटम है, इस स्पूटम का क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं। अगर किसी पर्सन का स्पूटम है, वो स्पूटम नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो हम क्या लेते हैं? उसका सैंपल लेते हैं और सैंपल के माध्यम से हम फिर उसको लैब डायग्नोस्टिक के लिए भेजते हैं। क्लियर? तो ये देखो, ये पर्पस है, इजी रहेगा याद करने के लिए। एयरवे को क्लीन किया, एयरवे को मेंटेन किया, इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया और डायग्नोस के लिए। तो ये क्या इसका पर्पस है? अरे ये क्या इसका पर्पस है? अब नेक्स्ट वन इज सक्शनिंग में, जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्शनिंग, जितना आप उसको पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम है। इस सक्शनिंग से एग्जाम में काफी सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और काफी लंबा जो टॉपिक है ये सक्शनिंग का रहने वाला है। अब हम बात करें ये जो सक्शनिंग है, तो हम जो फर्स्ट जो सक्शनिंग है, वो फर्स्ट सक्शनिंग हम किसको करते हैं? अरे फर्स्ट सक्शनिंग हमने ऑलवेज किसको करना है? माउथ को करना है। सेकंड जो करना है हमने, वो किसको करना है? वो हमने करना है नोज को करना है। और मैंने बताया था माउथ को क्यों करना है। माउथ को इसलिए करना है कि माउथ के अंदर जो सिक्रीशन पड़ा है, अगर आपने फर्स्ट नोज को कर दिया तो क्या होगा? इफ फर्स्ट सक्शन नोज, तो क्या होगा? उस पर्सन में क्या आएगा? उस पर्सन में आएगा स्नीजिंग रिफ्लेक्स। क्या प्रोड्यूस होगा? स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। और जब स्नीजिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स का मतलब रहता है डीप इंस्पायरेशन एंड डीप एक्सपायरेशन। स्नीजिंग का मतलब रहता है डीप इंस्पायरेशन एंड डीप एक्सपायरेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट वन क्या है? अगर आपने किया तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हुआ, तो यहां पर अगर आप नोज को फर्स्ट करोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? अरे क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? तो यहां पर जो चांस होता है वो किसका चांस होता है? एस्पायरेशन। वो पर्सन है वो क्या कर जाएगा? एस्पायरेशन कर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? पहले माउथ को सिक्रीशन रिमूव करना है, उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है? नोज का जो सिक्रीशन है उसको क्या करना है? आपने रिमूव करना है। तो ये था हमारा जो सक्शनिंग है। इस सक्शनिंग का क्या था कि ये जो सक्शनिंग है वो सबसे पहले हम सक्शनिंग किसको करते हैं? माउथ को करते हैं। उसके बाद सेकंड जो सक्शनिंग है वो किसको करते हैं? नोज को करते हैं। तो फर्स्ट जो हमने माउथ को करना है, उसके बाद हमने नोज को करना है। अगर हमने एक्सीडेंटली पहले नोज को कर दिया तो क्या देखने को मिलेगा? ये जो सिक्रीशन है वो क्या कर जाएगा? एस्पिरेट कर जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा। फोटो ले लो इसका, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले जो सक्शनिंग है वो किसको करते हैं? हम पहले जो सक्शनिंग करनी है ऑलवेज माउथ को करना है। किसको करना है? माउथ को करना है। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा इसको।
अब नेक्स्ट वन में सक्शनिंग में हम बात कर रहे हैं कि ये जो सक्शनिंग है, इस सक्शनिंग को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप की जो सक्शनिंग है वो हमारी रहती है। तो कितने टाइप का जो सक्शनिंग है वो हमारा रहता है। तो हम इस सक्शनिंग की बात करें कि टाइप्स क्या रहता है इस सक्शनिंग का, तो क्या क्या टाइप्स है इस सक्शनिंग का वो रहने वाला है। तो आपका जो सक्शनिंग है वो दो टाइप का होता है, और दो टाइप का कैसे कैसे होता है। एक जो सक्शनिंग होता है वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, एक जो सक्शनिंग होता है वो होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। और यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, हम बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, किसकी बात कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे कौन कौन से जो ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हम बात करें तो जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रहता है हमारा नोज का, और सेकंड होता है हमारा माउथ। और नोज की सक्शनिंग को हम बोलते हैं नेजोफेरेंजियल, और माउथ को हम बोलते हैं ओरोफेरेंजियल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो सक्शनिंग है ये हम नोज के माध्यम से करते हैं, ये जो सक्शनिंग है वो हम माउथ के थ्रू करते हैं। तो जो सक्शनिंग हम नोज के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं हम नेजोफेरेंजियल, जो सक्शन माउथ को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरोफेरेंजियल। और नेजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल बोथ सक्शनिंग आर किसका है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सक्शन है, किसका है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सक्शन है। अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, ये जो सक्शनिंग है वो कर रहे हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। अरे किसका कर रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कर रहे हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सक्शन होता है उसमें कौन कौन आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी पर्सन का अपर है वे ब्लॉक हो जाता है तो हम लोअर मेंटेन करते हैं। और वो कैसे मेंटेन करते हैं, एक हम उसको ईटी ट्यूब डालते हैं और एक हम उसको क्या डालते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं। तो हम बात करें ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, और सेकेंड हम बात करें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। एक हम बात करें एंडोट्रेकियल ट्यूब और दूसरा हम बात कर रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी। तो ये जो दोनों आता है ये कौन सी सक्शनिंग में आता है, आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, नर्स इज परफॉर्म अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नर्स इज परफॉर्म अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, then which type of suction is performed, which respiratory suction is performed, upper या lower, तो that is upper respiratory। अब इसी अपर और इसी लोअर से एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर क्या पूछता है, तो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं इस जो सक्शन है, ये जो सक्शनिंग का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। हम बात करें ये जो सक्शनिंग है, इस सक्शनिंग का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। और इसी ड्यूरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसका जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला है। तो सक्शनिंग का जो ड्यूरेशन रहता है, तो इस सक्शनिंग को ऑलवेज याद रखना, हम करते हैं लेस देन 10 सेकेंड। अरे कितनी देर तक करोगे सक्शनिंग को, लेस देन 10 सेकेंड। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ लॉन्ग सक्शन प्रोसीजर लास्ट, क्या पूछा जाता है, हाउ लॉन्ग सक्शन प्रोसीजर performed, how long suction procedure performed in one suctioning, ये how long suction procedure performed in one suctioning,
या इसी को एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम ऑफ सक्शनिंग। इसी क्वेश्चन को क्या पूछा जाता है, हाउ लॉन्ग सक्शन प्रोसीजर परफॉर्म इन वन सक्शनिंग, कि एक जो आप सक्शनिंग कर रहे हो उस सक्शनिंग में आप कितने टाइम तक इसको परफॉर्म करते हो। तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा कैसा है, अरे बच्चा कैसा है, बच्चा है प्री टर्म, तो प्री टर्म बच्चे में इसकी जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 5 सेकेंड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5। और बच्चा कैसा है, टर्म है, तो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड। इससे ज़्यादा आपने सक्शन का जो प्रोसीजर है, जो सक्शन है, वो अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें, कई बार इसी को एग्जामिनर घुमाकर पूछ लेता है। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछ लेता है ड्यूरेशन में, और उसने दे दिया। तो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये होता है 5 to 10 सेकेंड। और कितना होता है, 5 to 10 सेकेंड। यह आ गया आपका 5 to 10 सेकेंड। तो ये आपका जो सक्शन है, इस सक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहने वाला है। क्लियर। अब इसी को एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा रहा है, और इसी से एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इसी को एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम साइकिल ऑफ, क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम साइकिल ऑफ सक्शनिंग प्रोसीजर। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, टोटल टाइम साइकिल ऑफ सक्शनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब होता है कि ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप टोटल टाइम जो सक्शनिंग का साइकिल है वो कितना टाइम। तो कहने का मतलब है कि आप जो सक्शनिंग कर रहे हो इसको कंटिन्यू एक साइकिल में कितने टाइम तक करते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल टाइम साइकिल ऑफ सक्शनिंग प्रोसीजर, कि आप कितने टाइम तक इस सक्शनिंग प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो इसका आंसर रहता है वो रहता है 5 मिनट। अरे कितना रहता है, 5 मिनट। आप इसको 5 मिनट तक सक्शनिंग इस पेशेंट की कर सकते हो। अगर आपने प्रोसीजर शुरू किया है तो 5 मिनट तक इस सक्शनिंग को आप कर सकते हो। बट 5 मिनट में करने का एक मेथड रहता है। तो देखिएगा कितने कितने जो क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट ये जो सक्शनिंग का है उस एक एक पॉइंट से जो आपके आंसर प्रोड्यूस हो रही है, आपके क्वेश्चन प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हम बात करें ये जो सक्शनिंग है, इस सक्शनिंग का जो ड्यूरेशन रहता है, इस सक्शनिंग का जो ड्यूरेशन रहता है, हम बात करें टोटल टाइम। तो टोटल टाइम की अगर बात करें तो वो कितना, 5 मिनट। अरे कितना, 5 मिनट। अब 5 मिनट कैसे करना है आपने इसका सक्शनिंग। तो इसी से एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द गैप बिटवीन टू सक्शन, कि आप सक्शन कर रहे हो उस सक्शन में जो गैप रहने वाला है वो नॉर्मल कितना होता है। तो एग्जामिनर देखो कहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन टू सक्शन, कि आप 2 सक्शन कर रहे हो, उस सक्शन के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो हम बात करें इसका गैप का। अब गैप का मतलब क्या रहता है कि हमने एक टाइम सक्शनिंग किया और वो सक्शनिंग किया हमने 10 सेकेंड। अरे कितने तक किया, 10 सेकेंड। और लगातार हम कितने टाइम तक कर सकते हैं, 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लगातार हम कंटिन्यूस को 5 मिनट करेंगे। हम क्या देते हैं, गैप देते हैं। गैप का मतलब होता है क्या देना, रेस्ट देना। क्या देना, रेस्ट देना। कितना रेस्ट देते हैं, हमने 10 सेकेंड सक्शनिंग किया, उसके बाद क्या करते हैं 20 to 30 सेकेंड हमने क्या देना है, उसको गैप देना है। अरे क्या देना है, गैप देना है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये जो गैप आपने क्यों देना है।
उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमने सेकंड स्टेप किया, फिर हमने 10 सेकंड सक्शनिंग की, फिर हमने क्या दिया 20 to 30 सेकंड हमने क्या दिया गैप दिया। तो ये जो आपके टोटल इवेंट है ये आप लगातार कब तक कर सकते हो, अप टू 5 मिनट। आपने 5 मिनट तक आप इसका सक्शन कर सकते हो। बट याद रहे आपने ये जो स्टेप है ये फॉलो करना है कि 10 सेकंड सक्शनिंग किया, फिर आपने रेस्ट दिया, फिर सक्शनिंग किया, फिर रेस्ट दिया। क्लियर? तो ये था कि ये जो सक्शनिंग है हम कर रहे हैं। अब कई बार इसी को एग्जामिनर घुमा देता है, एग्जामिनर आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला। वो क्या पूछ रहा है, उसने ड्यूरेशन को घुमा दिया। तो मैं ड्यूरेशन के तौर पर बता दूं आपको कि आप सक्शनिंग कर रहे हो माउथ की, किसकी कर रहे हो, माउथ की। आप सक्शनिंग कर रहे हो नोज की, और आप सक्शनिंग कर रहे हो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की, किसकी कर रहे हो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की। तो तीनों की जो सक्शनिंग करते हो, इसकी जो सक्शनिंग करनी है आपने, इस सक्शनिंग करनी है लेस देन 10 सेकेंड। कितनी टाइम करनी है, लेस देन 10 सेकेंड। ये इसका ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट वन हम बात करें, आप सक्शनिंग कर रहे हो किसकी, एंडोट्रेकियल ट्यूब का, एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसको आप ईटी ट्यूब बोलते हो। तो इस ईटी ट्यूब का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपने करना है लेस देन 15 सेकेंड। अरे कितना, लेस देन 15 सेकेंड। अब एग्जामिनर अगर आपको पूछ रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग, तो आपको ऑप्शन आएगा 10 सेकेंड। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग ए पेशेंट हु इज ईटी ट्यूब एंटूबेशन, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा लेस देन 15 सेकेंड। फिर आपका क्या आएगा, लेस देन 15 सेकेंड आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग on a patient who is ET tube intubation, तो आपको जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन बी आ रहा है 10 to 15 सेकेंड, ऑप्शन सी आ रहा है 15 to 20 सेकेंड, और ऑप्शन डी आ रहा है 20 to 25 सेकेंड। तो बताइएगा अब क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो रहने वाला है आइडियल ड्यूरेशन, और हम बात करें किसका, बात कर रहे हैं ईटी ट्यूब का। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो ईटी ट्यूब है, इस ईटी ट्यूब का जो ड्यूरेशन है अरे वो कितना होना चाहिए, लेस देन 15 सेकेंड होना चाहिए। इससे ऊपर आपने नहीं करना। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। शिवानी आप बताइएगा क्या इसका जो आंसर है रहने वाला है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या इसका आंसर रहने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट हु इज ईटी ट्यूब इंटूबेशन। तो ये जो ईटी ट्यूब इंटूबेशन रहता है, इस ईटी ट्यूब का आपने याद रखना कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, लेस देन 15। अब देखो 15 से लेस हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये देखो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा कि ईटी ट्यूब का जो ड्यूरेशन रहता है, आप ईटी ट्यूब से जो सक्शनिंग करते हो उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 10 to 15 सेकेंड होना चाहिए। और इसी को कई बार एग्जामिनर दे देता है लेस देन 15 सेकेंड, लेस देन 15 सेकेंड। बाकी आप सक्शन कर रहे हो नोज का, सक्शन कर रहे हो माउथ का, और सक्शन कर रहे हो टी ट्यूब का यानी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का। अगर आपको ऐसा पूछ रहा है एग्जामिनर, अब एग्जामिनर कुछ नहीं पूछा, एग्जामिनर सीधा पूछा व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट, ऑन ए पेशेंट, इतना ही पूछ रहा है एग्जामिनर। अब नहीं पूछा उसने ईटी ट्यूब, फिर क्या ऑप्शन आएगा, तो फिर आपका ए ऑप्शन आएगा। फिर आपका क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। अब 5 to 10 सेकेंड हम किस में करते हैं, चाहे आपका माउथ है, चाहे आपका नोज है, चाहे आपका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है।
क्लियर। अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिक मेंशन किया है ईटी ट्यूब, अगर एग्जामिनर स्पेसिफिक मेंशन कर रहा है ईटी ट्यूब, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो हम इंक्रीज रखते हैं। और इंक्रीज क्यों रखते हैं? ये जो ईटी ट्यूब होता है, अरे ये जो ईटी ट्यूब होता है, ये ईटी ट्यूब कैसा होता है? लॉन्ग होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अरे इस ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्लियर। तो कर लो नोट डाउन इसको। वेरी गुड, बी ऑप्शन। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो ये तो था कि हम जो सक्शनिंग कर रहे हैं इसका ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन है, ये जो हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है इंटरवल, इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है गैप। तो कैसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंटरवल का मतलब आप थिएटर में जाते हो, आप मूवी देखते हो, तो वहां पे जब आपको क्या दिया जाता है? 3 घंटे की अगर मूवी है तो आपको लगभग 10 to 15 मिनट का एक रेस्ट दिया जाता है। इसी रेस्ट को हम बोलते हैं इंटरवल यानी गैप। अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। नेक्स्ट वन हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। कि ये जो नर्सिंग की प्रायोरिटी है बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग वो क्या रहने वाली है। तो जब भी हम इस पेशेंट को किसी को भी सक्शनिंग करते हैं तो ऑलवेज याद रखना हम उस पर्सन को क्या करना है? अरे क्या करना है? हाइपर वेंटिलेशन करना है। अरे क्या करना है? हाइपर वेंटिलेशन करना है। और हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है क्या करना? ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है उसको 100% करना। अरे क्या करना? ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है उसको क्या करना? 100% करना। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या करना? 100% करना। तो हम क्या देते हैं? तो क्या एक्शन रहने वाला है? तो एक्शन रहता है गिव या प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू पेशेंट। अरे पेशेंट को क्या देना? 100% क्या देना? ऑक्सीजन देना। और ये जो 100% ऑक्सीजन देने का मेथड है, तो 100% ऑक्सीजन हम किस किस माध्यम से दे सकते हैं? अरे कौन से मेथड है जिस मेथड से हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं? तो 100% जो ऑक्सीजन देते हैं वो देते हैं 100% ऑक्सीजन। अरे किससे देते हैं हम? बैग एंड मास्क। अरे किसे देते हैं? बैग एंड मास्क। बैग का मतलब होता है एम्बू बैग। अरे क्या? एम्बू बैग। और इसी एम्बू के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। अरे इसी एम्बू बैग की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इस एम्बू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे क्या होता है? एक तो ये होता है आर्टिफिशियल। अरे कैसा होता है? आर्टिफिशियल। दूसरा क्या रहता है? क्या फुल फॉर्म रहता है एम्बू बैग का? आर्टिफिशियल। और नेक्स्ट वन जो वर्ड आता है वो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, वो होता है मैकेनिकल एंड मैनुअल। तो याद रखना ये कैसा रहता है? मैनुअल। मैनुअल
ब्रीथिंग यूनिट। इस एम्बूबैग का फुल फॉर्म को याद रखना, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। कभी भी मैकेनिकल नहीं होता। मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो मशीनरी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल, और मैनुअल का मतलब है जो चीज हम बाय हैंड कर रहे हैं। मैनुअल का मतलब रहता है बाय हैंड, जो चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय हैंड उनको हम बोलते हैं मैनुअल। आपने देखा होगा, आप किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप हैंड से करते हो, उसको बोलते हैं मैनुअल बीपी अपरेटस। और यहाँ पे आपको एग्जामिनर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनर बड़ा क्लेवर होता है, वो आपको ऑलवेज ऑप्शन देता है यहाँ पर मैकेनिकल, तो ये कभी भी मैकेनिकल नहीं होता। इस चीज को आप याद रखना। एम्बूबैग का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। क्या रहता है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, आर्टिफिशियल माउथ ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीथिंग यूनिट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिफिशियल कौन सा होता है? मैनुअल होता है। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। क्या मतलब होता है? बनावटी। अब ये जो एम्बूबैग है, ये एम्बूबैग क्या करता है? 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और एक चीज याद रखना, एम्बूबैग तभी 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, 100% जो ऑक्सीजन है तभी प्रोवाइड करेगा इफ एम्बू इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। अगर ये आपका एम्बू ऑक्सीजन के साथ अटैच है तभी आपको 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि एम्बूबैग आपका अटैच ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। चलो देखते हैं ये एम्बूबैग क्या होता है। ये देखो, ये आपका एम्बूबैग है, ये आपका क्या है? एम्बूबैग है। और इस एम्बूबैग के आगे ये आपका एम्बूबैग है। और यहाँ पे क्या लगे होते हैं? यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है। ऐसा होता है आपका एम्बूबैग। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है। ये एक वाल्व लगा होता है जो ऐसे ओपन रहता है ऊपर से। ये अब होता है आपका एम्बूबैग। और इस एम्बूबैग से और ये जो एम्बूबैग रहता है, इस एम्बूबैग से आपने यहां देखा होगा पीछे की तरफ एक छोटा सा कनेक्टर रहता है। यहां पे हम क्या अटैच करते हैं? ऑक्सीजन को अटैच करते हैं। अरे यहां से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अटैच करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? इस एम्बूबैग को यहां से प्रेस करते हैं। यहां से हमने क्या करना है? प्रेस करना है। और जब प्रेस करेंगे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहाँ कवर होना चाहिए? उसका माउथ प्लस नोज, ये दोनों कवर होनी चाहिए। जब भी हम किसी पेशेंट को एम्बूबैग देते हैं तो ये माउथ और नोज दोनों क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप को एम्बूबैग देखने को मिलते हैं आपको। अडल्ट साइज होता है, पीडियाट्रिक साइज होता है, ये डिफरेंट रहता है। अब ये जो आपका एम्बूबैग रहता है, जब भी हम किसी पेशेंट को एम्बू करते हैं तो ये जो आपका पार्ट अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तभी आप 100% ऑक्सीजन दे पाओगे उस पेशेंट को। अगर ये इन्वायरमेंट के साथ अटैच है, अगर हम उस पर्सन को क्या नहीं दे रहे, अरे उस पर्सन को हम ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट करके नहीं दे रहे, फिर जो आपका 100% नहीं देगा। तो हम बात करें ये जो आपका इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो कितने % होती है? अरे कितने % होती है? ये होती है 21%। कितनी होती है? 21%। दूसरा हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? नाइट्रोजन देखने को मिलती है। उसके बाद उस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो वो होता है 0.3%। अरे कितनी होती है? 0.3%। अदर गैसेस
इस इन्वायरमेंट में अदर क्या क्या गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो होता है 0.1%। अरे 0.1% आपकी अनदर जो गैसेस है वो प्रेजेंट होती है। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इन्वायरमेंट में आपकी कितनी है, 21% है। इन्वायरमेंट में कितनी है, 21% है। तो आप किसी को एम्बू बैग कर रहे हो, अरे आप किसी को एम्बू बैग कर रहे हो तो कितनी अंदर जाएगी, तो कभी भी आपकी 100% नहीं जाती, फिर आपकी ये इतना ही कंसंट्रेशन जाएगा। अरे इतना ही कंसंट्रेशन क्या है, वो जाएगा। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप किसी पेशेंट का सीपीआर कर रहे हो और सीपीआर के टाइम आप उसको क्या दे रहे हो, माउथ टू माउथ। अरे माउथ टू माउथ क्या दे रहे हो, वेंटिलेशन दे रहे हो। तो जब आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देते हो उस टाइम ये जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कितना डिलीवर होता है, तो वो होता है 16%। अरे कितना होता है, 16%। तो देखिएगा कितने कितने क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसा जो ऑक्सीजन है कितना रहता है, कैसा जो कंसंट्रेशन है वो इसका रहता है। तो हम बात कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आपने क्या करना है, उस पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन करना। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है गिव 100% ऑक्सीजन। क्या देना उसको, 100% ऑक्सीजन देना। अब जब हम उसको 100% ऑक्सीजन देते हैं तो देखिएगा साहब, एग्जामिनर मैंने आपको फिर बताया कि एग्जामिनर इतना आप एग्जामिनर को सोच नहीं सकते, आप एग्जामिनर से पीछे हो, एग्जामिनर आपसे 2 गुना आगे है। वो कैसे है, एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को घुमा दिया और उसने क्या पूछा, इसने पूछा व्हाट इज द priority nursing action, what is the priority nursing action on a patient who have diagnosis with COPD, diagnosis with COPD. What is the priority nursing action on a patient who has diagnosed with COPD before performing suctioning procedure? अब देखिएगा एग्जामिनर ने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ऑन ए पेशेंट हु हैव डायग्नोसिस विद सीओपीडी बिफोर परफॉर्मिंग सक्शनिंग प्रोसीजर। इस सक्शनिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहने वाला है। अब ये देखिएगा कितना इसने खतरनाक क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दे रहा है गिव 100% ऑक्सीजन टू पेशेंट, बी दे रहे हैं लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन टू पेशेंट, सी दे रहे हैं गिव हाइपर concentration of oxygen, hyper concentration of oxygen, hyper concentration of oxygen, और डी ऑप्शन दे रहा है
नन ऑफ अबव। ये जो डी ऑप्शन है मैंने यहां लिखा है। अब बताइएगा क्या ऑप्शन यहां पर रहने वाला है कि पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दोगे, पेशेंट को लेस कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दोगे, या हाइपर कंसंट्रेशन दोगे, या इनमें से कोई भी नहीं करोगे। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। ममता एंड शिवानी दोनों इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है। कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेशेंट है सीओपीडी का है। सीओपीडी का मतलब रहता है, सीओपीडी का क्या मतलब रहता है? सीओपीडी का मतलब रहता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ए ऑप्शन आ रहा है, दोनों का ए ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया और उसने पूछा सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब है बहुत टाइम से उसका जो एयरवे है वो कैसा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अरे उसका एयरवे कैसा पड़ा है, ऑब्स्ट्रक्टिव पड़ा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में सीओपीडी का, तो एक चीज को याद रखना, हमारा जो रेस्पिरेटरी है, अरे हमारा जो रेस्पिरेटरी है, इस रेस्पिरेटरी को इनिशिएशन करने में कौन हेल्प करता है? रेस्पिरेशन को स्टार्ट कौन करवाता है? तो वो कराता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको स्टार्ट कौन करवाता है, उसको इनिशिएशन कौन करवाता है? तो वो करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कभी भी ऑक्सीजन नहीं करवाता। इस चीज को याद रखना आप, कभी भी ऑक्सीजन नहीं करवाता। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम क्या करवाता है? ये हमारा रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवाता है। तो हम बात करें सीओपीडी को, तो सीओपीडी में क्या होता है? क्रोनिक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और वो किसका हो गया? पल्मोनरी हो गया। इसका मतलब उस पर्सन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? रिटेन होना शुरू हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवाती है? उस रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवाता है। तो देखिएगा साहब, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवाता है, और हमने क्या दे दिया उसको? 100% ऑक्सीजन दे दिया। किसको? सीओपीडी वाले पेशेंट को। तो क्या होगा? उसका जो वेंटिलेशन चल रहा था, कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो चल रहा था, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीओपीडी वाला पेशेंट है, इस सीओपीडी वाले पेशेंट को वी ऑलवेज गिव लेस कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। अरे क्या देते हैं? लेस कंसंट्रेशन। हम सीओपीडी वाले को ऑलवेज लेस कंसंट्रेशन देते हैं। लगभग 2 लीटर जो ऑक्सीजन है वो हम सीओपीडी वाले पेशेंट को देते हैं। इसलिए यहां पर आपका ए ऑप्शन नहीं आएगा, यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, गिव लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन टू पेशेंट। सीओपीडी वाले पेशेंट को कभी भी हम हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं देते। अगर दोगे तो उसका जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा था वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज वो पेशेंट क्या है? वो पेशेंट इसके अगेंस्ट क्या हो गया है? अरे इसके अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया पेशेंट। और एग्जामिनर आपको यही नहीं छोड़ने वाला। एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है, इस सीओपीडी वाले पेशेंट में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है
अरे ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन इस सीओपीडी वाले में कितना होता है, 88 to 92% होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि ये जो सीओपीडी वाला पेशेंट है, इस सीओपीडी वाले पेशेंट में ये जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, वो कितना होता है, 88 to 92%। और हम बात करें नॉर्मल पर्सन की, अरे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन का, तो नॉर्मल पर्सन में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है वो मोर देन 95 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 95%। ये ऑक्सीजन का सेचुरेशन एक पर्सन में नॉर्मल होता है। अब सीओपीडी वाले पेशेंट में अगर इतना ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये अबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर 90 आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल है, बिकॉज उसकी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंपनसेट हो गई इसके अगेंस्ट। तो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है उसको ऑलवेज हम क्या देते हैं, लेस कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं। अब एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को घुमा दिया और इसी क्वेश्चन में उसने सीओपीडी नहीं दिया। अब इसी क्वेश्चन ने पूछ लिया व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, तो हम क्या देना है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देनी है। क्या देनी है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देनी है। तो बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, एग्जामिनर पूछे बिफोर, एग्जामिनर पूछे आफ्टर सक्शनिंग, तो हमने क्या देना है उसको, हमने देना है उसको 100% ऑक्सीजन। और 100% क्यों देना है, टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। अरे क्यों देना है, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करना है। क्लियर, किसे प्रिवेंट करना है, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करना है। अब इसमें हाइपोक्सिया का क्या कनेक्शन है, हाइपोक्सिया का कनेक्शन बिल्कुल है। क्या कनेक्शन है हाइपोक्सिया का, कि ये जो आपका सक्शनिंग होता है, इस सक्शनिंग का प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सक्शन। ये जो सक्शन है, इस सक्शन का प्रिंसिपल क्या है, क्या प्रिंसिपल रहने वाला है इस सक्शन का, बता सकते हैं कोई, क्या प्रिंसिपल होता है। तो ये जो सक्शनिंग है, इस सक्शनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है नेगेटिव प्रेशर। ये क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव प्रेशर। तो ये जो सक्शनिंग है, सक्शनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है। ऐसे एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया था, एम्स नॉरसेट में पूछा था, और एम्स नॉरसेट में क्या पूछा था, एम्स नॉरसेट में पूछा था कि ब्लड प्रेशर का प्रिंसिपल क्या होता है। उन्होंने पूछा कि ब्लड प्रेशर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है पास्कल लॉ। क्या होता है, पास्कल लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लड प्रेशर। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट, और इतने इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो सक्शनिंग, आप इसको जितना इंपॉर्टेंट मानो उतना ही कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्शनिंग। अब देखिएगा इस पेशेंट में हाइपोक्सिया क्यों होता है, व्हाई हाइपोक्सिया इन सक्शनिंग। तो हाइपोक्सिया होने का कारण क्या है, ये देखो, ये किसी पर्सन है, उस पर्सन का क्या है, लंग्स है। ये किसी पर्सन का क्या है, लंग्स है। ये देखिए किसी पर्सन का लंग्स है, और इसी लंग्स में आपकी ये क्या आ रही है, ये आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आ रही है। ये देखो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ये आपका ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया, ये आपका कैरिना पार्ट है, ये ब्रोंकाई है,
और ब्रोंकाई लंग्स के अंदर आके ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, और अंदर आके ये ब्रोंकाई कहाँ डिवाइड होगी, ये टर्सरी ब्रोंकाई में आ गया, ये आके आपका टर्सरी ब्रोंकाई। और फिर यहाँ आपके क्या होती है, ये एल्वियोलाई रहती है आपकी। ये ऐसा एक लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई रहती है ऐसा। क्लियर। अब इस एल्वियोलाई का काम क्या है, इस एल्वियोलाई का काम है गैस को क्या करना, एक्सचेंज करना। इस एल्वियोलाई का काम क्या है, गैसेस को क्या करना, एक्सचेंज करना। अब देखिएगा, गैसेस एक्सचेंज करने का मतलब है इसके अंदर क्या ऑक्सीजन है, और लंग्स के अंदर क्या भरी रहती है, आपकी ऑक्सीजन भरी रहती है। अब देखो ये जो लंग्स है, हम इसकी सक्शनिंग क्यों करते हैं, हम सक्शनिंग इसलिए करते हैं कि इसके अंदर फ्लूइड भर गया है। अब यहाँ लंग्स के अंदर क्या भर गया, फ्लूइड भर गया। ये देखो यहाँ आपका फ्लूइड पड़ा है, यहाँ आपका फ्लूइड पड़ा है। क्लियर। अब जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड कैसा रहता है, फ्लूइड होता है हैवी। अरे फ्लूइड कैसा होता है, हैवी। और ये जो एयर है, ये एयर ऑलवेज ऊपर की तरफ रहती है। लंग्स में जो एयर है वो ऑलवेज ऊपर की तरफ रहती है, बिकॉज ये कैसी होती है, एयर होती है लाइट। एयर कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की होती है। और हल्की होने के कारण ये एयर कहाँ रहती है, अपवर्ड रहती है। यस और नो। और फ्लूइड हैवी है, हैवी होने के कारण ये फ्लूइड यहाँ अटका हुआ है। अब हम सक्शनिंग क्यों करते हैं, हम एयर को बाहर निकालने के लिए नहीं करते, हम सक्शनिंग करते हैं फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो देखिएगा, हमने इसको सक्शनिंग किया, और सक्शनिंग हम इसको कर रहे हैं। हमने क्या डाला, इसके अंदर ईडी ट्यूब डली हुई थी और हमने उसके अंदर डाल दिया कैथेटर। ये आ गया आपका कैथेटर, सक्शन कैथ आ गया, ये आपका सक्शन कैथ आ गया। और इस सक्शन कैथ का जो काम होता है वो क्या होता है, मैंने प्रिंसिपल बताया। सक्शनिंग कैसे काम करता है, नेगेटिव प्रेशर पर। कैसे काम करता है, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है ये ऐसा जाता है, ये ऐसा जाएगा। ये देखो ये नेगेटिव प्रेशर रहता है, ये अपनी तरफ खींचता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। अंदर देते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर। जैसे हम एम्बू बैग है, तो एम्बू बैग किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव प्रेशर का है। एम्बू बैग किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव प्रेशर, पीपीवी। ये आ गया पीपीवी। कौन, एम्बू बैग। पीपीवी का मतलब रहता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन है कि एम्बू बैग इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब सक्शनिंग कैसे, नेगेटिव प्रेशर है, ये पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव क्या करता था, ये जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन उसको अंदर लेके जाता था। इसने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। और ऑक्सीजन को बाहर निकालने टाइम ये क्या देखने को मिलता है, अब देखिएगा, सबसे पहले फ्लूइड बाहर आएगा कि ऑक्सीजन बाहर आएगी, सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर आएगी। सबसे पहले ऑलवेज ऑक्सीजन बाहर आती है, बिकॉज ये हल्की होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ आ गई, आउट आ गई, ये आ गई ऑक्सीजन आउट। फर्स्ट ऑक्सीजन आएगा, सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा आपका फ्लूइड। अरे सेकंड क्या आएगा आपका, फ्लूइड आएगा। ये देखिएगा, इसलिए क्या रहता है सक्शन का, कि सक्शनिंग इसलिए आपने लॉन्ग नहीं करनी। सक्शनिंग लॉन्ग क्यों नहीं करनी, आपकी जो सक्शनिंग है वो आप करते हो 5 to 10 सेकेंड, और उससे पहले आपने क्या देनी है, उस पर्सन को ऑक्सीजन देनी है। अरे क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है 100%। उसके बाद आपने गैप देना है, उस गैप में पर्सन को आपने खाना नहीं खिलाना है, आपने उस पर्सन को क्या देना है, अरे ऑक्सीजन देना है। 30 सेकेंड गैप दे रहे थे, उस गैप में आपने क्या देना है, अरे पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 5 to 10 सेकेंड आपने सक्शनिंग करनी है, फिर आपने क्या देना है, उसको ऑक्सीजन देना है, फिर आपने क्या करनी है, 5 to 10 सेकेंड सक्शनिंग करनी है। ये जो आपका गैप रहता है इसमें, ये इसलिए हम गैप देते हैं, कभी भी हम कंटिन्यू सक्शनिंग नहीं करते। अब कंटिन्यू सक्शनिंग क्यों नहीं करते, ये कारण है कि अगर आपने इसको लगातार सक्शनिंग किया तो क्या होगा, ये जो पूरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा।
अब इसका लंग्स है, इस लंग्स में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। और लंग्स में ऑक्सीजन कमी का होने का मतलब है कि लंग्स से ऑक्सीजन, ये जो लंग्स है, इस लंग्स से जो ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, और ब्लड के बाद ये जो ऑक्सीजन जाती है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू। ये ब्लड में जाएगी और ब्लड के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, आपके टिश्यू में जाएगा। और टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। अरे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ब्लड में अगर कमी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। अरे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। इसलिए हम उस पर्सन को हाइपर वेंटिलेशन करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर 100% रहे। अगर किसी पर्सन है उसकी सेचुरेशन है, और सेचुरेशन कितनी है, उसकी सेचुरेशन है 80%, आपने कर दिया उसका सक्शनिंग तो क्या आ गया 60%, और वो पेशेंट को क्या आ जाएगा, कार्डिक डिसरिथमिया हो जाएगा। तो हम बात करें सक्शनिंग का, तो इसमें क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। जब हाइपोक्सिया हुआ तो इस हाइपोक्सिया को किसको पता चला, इस हाइपोक्सिया का पता चला आपके ब्रेन को। अरे किसको पता चला, ब्रेन को। तो जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया होने के बाद सेकंड जो आपका आएगा वो आएगा टैकीकार्डिया। अरे क्या आएगा, टैकीकार्डिया आएगा। उसकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। उसके बाद उसको क्या आएगा, ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया आएगा, हाइपोक्सिया हुआ, टैकीकार्डिया हुआ, ब्रेडिकार्डिया हुआ। अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, कार्डिक डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया का मतलब रहता है डिस्टर्ब होना, कार्डिक डिसअरिथमिया हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाना। क्लियर। अगर हमने इस डिसअरिथमिया को ठीक नहीं किया तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, उसको एरिथमिया हो जाएगा। और एरिथमिया का मतलब रहता है हार्ट की जो रिदम है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाना, और पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ये ऐसा रहता है प्रोसेस। इसलिए आप ऑलवेज उसको क्या करते हो, आपने उसको 100% ऑक्सीजन देना है। क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन देना है हमने ऑक्सीजन दे दिया, अब हम उसकी सक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। अब सक्शनिंग को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सक्शनिंग को परफॉर्म करने के टाइम हमारे माइंड में आता है कि ये जो सक्शनिंग है, ये सक्शनिंग 2 मेथड होता है। इस सक्शनिंग का जो मेथड है वो 2 होते हैं। हम बात करें सक्शनिंग का मेथड का, ये जो सक्शनिंग है ये 2 टाइप का रहता है, इसके 2 मेथड होते हैं। और 2 मेथड कैसे कैसे होते हैं, एक जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि ये जो सक्शनिंग है, इस सक्शनिंग की हॉस्पिटल में क्या लगी होती है, दीवारों के साथ सप्लाई लगी होती है। और जो दीवारों के साथ सप्लाई लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉल आउटलेट। क्या बोलते हैं, वॉल आउटलेट। और दूसरा एक जो क्या होती है, हम पेशेंट है, उस पेशेंट के पास में हम क्या ले आते हैं, मशीन ले आते हैं। अरे क्या ले आते हैं, मशीन ले आते हैं। आपने देखा होगा कि हम पेशेंट के बेड साइड हम क्या ले आते हैं, एक मशीन ले आते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल मशीन। अरे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल मशीन। क्लियर। तो हम बात करें इसका मेथड का, और इसी मेथड के साथ हम बात करें सक्शन का, प्रेशर का। किसकी बात कर रहे हैं, सक्शन प्रेशर। ये जो सक्शन प्रेशर है ये कैसा रहता है, तो ये जो सक्शन का जो प्रेशर है वो डिफरेंट रहता है। एक जो मैंने बात किया वो कैसा होता है, अरे एक जो मैंने बात किया वो रहता है आपका मशीन। अरे कैसा रहता है, मशीन। और दूसरा क्या होता है आपका वहां पर, अरे क्या लगा हुआ होता है वहां पर, आपका लगा हुआ होता है वहां पर वॉल आउटलेट। क्लियर। तो हम बात करें सक्शनिंग है, इस सक्शन का प्रेशर का, तो ये जो सक्शन का प्रेशर है 2 टाइप का रहता है। एक आपका आ गया वॉल आउटलेट और दूसरा आ गया आपका पोर्टेबल मशीन।
पोर्टेबल मशीन। ये दो टाइप का आपका सेक्शन हो गया, एक हो गया वॉल आउटलेट और एक हो गया पोर्टेबल मशीन। वॉल आउटलेट का मतलब है जो दीवार के साथ आपका चेंबर लगा हुआ होता है, जो वॉल के साथ आपका क्या लगा हुआ होता है, एक चेंबर लगा हुआ होता है। और ये जो चेंबर है, इस चेंबर का एग्जामिनर कलर पूछता है, तो ये जो चेंबर है इसका जो टॉप रहता है वो होता है येलो कलर का। अरे कैसा होता है, येलो कलर का, ये येलो कलर का होता है वॉल आउटलेट। तो हम बात करें इसका प्रेशर का कि क्या क्या ये जो सेक्शन है वो प्रेशर रहता है। तो ये जो सेक्शन का प्रेशर है वो हम डिफरेंट स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे, अगर बच्चा है वो बच्चा कैसा है, अरे बच्चा कैसा है, प्री टर्म है, अरे बच्चा कैसा है, प्री टर्म है, ये आ गया प्री टर्म। और प्री टर्म का मतलब है कि बच्चा है, उस बच्चे की जो डिलीवरी है वो कब हुई है, लेस देन 37 वीक, उसका हम बोलते हैं प्री टर्म। तो प्री टर्म में ये जो वॉल आउटलेट का जो प्रेशर होता है वो होता है 40 to 60 mmHg। अरे कितना होता है, 40 to 60 mmHg। ये तो हम बात करें वॉल आउटलेट का। दूसरा हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल मशीन का। तो इस पोर्टेबल मशीन में ये जो प्री टर्म का जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1.5, कितना रहता है 1.5 से लेकर कितना 2.5, कितना 1.5 से लेकर 2.5। दूसरा बात कर रहे हैं प्री टर्म के बाद जो बच्चा आएगा वो कौन सा आएगा, टर्म, कौन सा आएगा, टर्म। और टर्म कौन सा, न्यूबॉर्न। अरे कौन सा आएगा, न्यूबॉर्न, ये आ गया न्यूबॉर्न। जब बच्चे का बर्थ हो गया तो वो क्या आ गया, न्यूबॉर्न। और न्यूबॉर्न के बाद तीसरा जो स्टेज आता है वो आता है इन्फेंट का। अरे कौन सा आता है, इन्फेंट का। इन्फेंट के बाद कौन आता है, चिल्ड्रन, कौन आता है, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के बाद आपका कौन आएगा, अडल्ट। अरे कौन आएगा, अडल्ट। तो देखिएगा इनका हम प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न, और इसी न्यूबॉर्न को हम नियोनेट बोलते हैं। इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 60 to 80। अरे कितना होता है, 60 to 80 mmHg। इन्फेंट का जो प्रेशर है वो भी इक्वल टू नियोनेट रहता है। अरे वो भी इक्वल टू न्यूबॉर्न रहता है। चिल्ड्रन का जो प्रेशर होता है वो होता है 80 to 100। अरे कितना होता है, 80 to 100 mmHg। और हम बात करें अडल्ट का है, और अडल्ट का एग्जाम में पूछा जाता है तो रहता है 100 to 120 mmHg। ये जो प्रेशर है ये किसका है, अडल्ट का प्रेशर। अरे किसका है, अडल्ट का प्रेशर है। अब आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉल आउटलेट के बाद पोर्टेबल मशीन का। तो इस पोर्टेबल मशीन का न्यूबॉर्न के तरफ प्रेशर जो रहने वाला है वो रहता है 2.5 to 3.5। अरे कितना, ये सभी आपका mmHg में है, ये सभी आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। ये जो आपका प्रेशर रहता है ये रहता है 3 to 5 mmHg। ये जो चिल्ड्रन का प्रेशर रहता है ये रहता है 5 to 10 mmHg। और अडल्ट के लिए जो प्रेशर रहता है वो रहता है 10 to 15 mmHg। तो देखिएगा वॉल आउटलेट का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहता है, पोर्टेबल मशीन का जो प्रेशर है वो हम लेस रखते हैं। और वो क्यों लेस रखते हैं, बिकॉज ये जो इसका जो प्लांट होता है वो एक हॉस्पिटल में कॉमन प्लांट होता है। अरे कैसा रहता है, कॉमन प्लांट होता है इसका। और ये जो रहती है ये पेशेंट के बेड साइड रहती है। अरे कैसे रहती है, पेशेंट के बेड साइड यानी नियर में रहती है, पास में रहती है, इसलिए हम इसका जो प्रेशर है वो लेस रखते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, और ब्रेक के बाद फिर से हम क्लास को
कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिएगा और छोटा ब्रेक लेना अपने 5 मिनट का।